Lecture number 2 for the ongoing series of your class 11th chemistry, that is the basic principles of your organic chemistry. And hello class 11th, so here we are again with your episode number 2. So you can write down the name of the unit. So the unit is organic chemistry into. This class started yesterday and we have this lecture number as 2. And also one more thing was the topic. Okay, sometimes in between you might hear a certain sort of disturbance, that is because of the Kavar Yatra that is going on. So we share the platform with them, so that's why you can hear sometimes the voice. So kindly ignore that specific voice of that and contribute your concentration towards the board itself. All right. Okay. So the topic that we shall be moving on forward, that we shall be doing today, is the nomenclature. IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. क्या होता है कि जब कोई चीज़ नई सी चीज़ पैदा होती है तो वी फील लाइक कि क्यों ना इस चीज़ को नाम दिया जाए. ठीक है. तो जब भी कोई नई चीज़ आती है या फिर देयर इज़ अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ थिंग, तो हम उस चीज़ को नाम देना प्रेफर करते हैं. जैसे आपने अपने क्लास 10th में NCERT में ही पढ़ा होगा क्या कि बहुत सारी होमोलोगस सीरीज़ होती हैं एंड इन दैट होमोलोगस सीरीज़ ओनली आप क्या करते हो, चीज़ों को नाम देना प्रेफर करते हो. तो बस यहाँ पर भी वही सीन है कि हम चीज़ों को नाम देते हैं. हम ओके. Alright, so coming to the topic for today, before actually moving on to the topic, I would like to share the tetrahedral structure of कार्बन. क्या होता है, एक आपके पास कार्बन है जो कि एक सेंट्रल एटम है. अब कार्बन आपको पता है उसके पास 4 वैलेंसी होती है, तो 4 वैलेंसी वो किसी भी फॉर्म में बना सकता है. अगर आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखते हो तो उसके जो शेप आती है दैट इज टेट्राहेड्रल. तो टेट्राहेड्रल हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी आप 4 बॉन्ड बनाते हो और उन 4 में से हम ऐसे ऐसे बॉन्ड बना देते हैं. अब ऐसे बॉन्ड बनाने का मतलब क्या हुआ, ऐसे बॉन्ड बनाने का मतलब हुआ कि दिस बॉन्ड, दस नॉर्मल लाइन बॉन्ड जो है, जो नॉर्मल लाइन वाले बॉन्ड्स हैं वो आपके इन प्लेन बॉन्ड्स हैं. इन प्लेन वेराज ये जो आपका आगे आने वाला बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड को आप नाम दे सकते हो कौन सा, इस वाले बॉन्ड को आप नाम दे सकते हो बिहाइंड वाला. ये बैक साइड पर है, जहां से हम देख रहे हैं बिल्कुल उसके पीछे एक बॉन्ड है. और सॉरी ये जो बॉन्ड है, ये वाला द फ्रंट वेज वाला बॉन्ड जिसके बारे में हम बात करें, इसको बोलते हैं वेज बॉन्ड. इसको क्या बोलते हैं, वेज बॉन्ड. इसको लिखते हैं वेज बॉन्ड. ये है आपका वेज और ये रहता है फ्रंट पर. सिमिलरली इस वाले जो बॉन्ड है, ये जो डैश लाइन है, इसको बोलते हैं डैश बॉन्ड और ये रहता है आपके बैक साइड पर. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी मेरे पास कोई भी कार्बन एटम है, कार्बन एटम के पास क्या होगा कि वन बॉन्ड विल बी अप, वन बॉन्ड विल बी साइड. ठीक है. ये बॉन्ड्स वो हो गए जो आपके प्लेन में है, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, ये वो बॉन्ड्स हैं जो आपके प्लेन में है. एक बॉन्ड ऐसा होगा जो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसा होगा जो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, जिसको बोलेंगे क्या, वेज बॉन्ड. जो पॉइंट आपकी तरफ कर रहा होगा, बाहर निकला हुआ होगा, आपकी तरफ होगा, उसको बोलते हैं वेज. ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड विद इन द प्लेन है. अगर मैं इसके ऊपर कोई बुक रखती हूँ, सपोजिटली अगर मैंने कोई बुक रखी तो इस बुक के अकॉर्डिंग ये लाइन वेज में जा रही है एंड विद दिस इट इज मैचिंग. ठीक है.
तो बुक के ऊपर रखा गया जो बॉन्ड है लाइक दिस, इफ द बॉन्ड इज देयर, तो क्या होगा, आपका जो ऐसे चीज स्ट्रक्चर बनेगी, तो इस प्लेन में जा रहा है, विद इन द प्लेन, दो बॉन्ड्स हो गए, तो ये इन प्लेन बॉन्ड्स हो गए आपके। सिमिलरली एक जो आपका वेज बॉन्ड है वो होगा बॉन्ड जो आपकी तरफ निकला हुआ है, और एक जो बॉन्ड है जो पीछे की तरफ होगा, आप उसको डैश लाइन से प्रेजेंट करते हो, पीछे की तरफ है तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, आपको दिखेगा नहीं। ऐसे अगर है स्ट्रक्चर तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस इफ यू आर एबल टू सी, आई होप यू आर एबल टू सी। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर जो है वो पीछे की तरफ है, तो आपको ऐसे दिखता है, और एक ऐसे और दिखा दो, ये जो है वो पीछे की तरफ है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, अब इसी के साथ हमें बढ़ना चाहिए आगे, मतलब कि हमें आना चाहिए अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया, हम क्लासिफाई कर लेंगे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एक में हो सकता है साइक्लिक, और दूसरी प्रजाति हो सकती है क्या, एसाइक्लिक। अब ये साइक्लिक एसाइक्लिक कहाँ से ले आए हो, साइक्लिक एसाइक्लिक ले आए हैं हम कि अगर कहीं पर सर्कुलर स्ट्रक्चर बन रहा होगा, कोई साइकिल टाइप ऑफ बन रही होगी तो वो साइक्लिक है भाई, और साइकिल नहीं बन रही होगी तो वो नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक के एग्जांपल जैसे कि आपके पास CH3 Cl, या फिर आप CH3 और CH3 ले लो, ये सब नॉन साइक्लिक है। ए साइक्लिक है मतलब साइकिल नहीं बन रही यहाँ पर। वेयर अगर मैं साइक्लिक की बात करती हूँ तो साइक्लिक भी अलग अलग प्रजाति की हो सकती है, जैसे कि साइक्लिक में आपका आता है एक एलिफैटिक, और साइक्लिक में आता है एक आपका एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक से क्या मतलब हुआ, एलिफैटिक और एरोमेटिक से मतलब हुआ क्या कि अगर मेरे पास कोई भी एलिफैटिक स्ट्रक्चर है तो वो होमो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप एलिफैटिक हमेशा साइक्लिक को ही बोलोगे, एलिफैटिक जो है उनको यहाँ पर भी जगह दे दी जाती है। जैसे कि कोई भी एलिफैटिक स्ट्रक्चर मैं बना दूँ, जैसे मैंने बना दिया जैसे मैंने ये कोई एलिफैटिक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पर होमो है हेट्रो है। होमो मतलब कोई भी सेम स्पीशीज, कोई भी सेम स्पीशीज। वेयरएज अगर मैं हेट्रो की बात कर रही हूँ तो हेट्रो का मतलब तो हो गया भाई आप इसकी जगह कुछ और भी लेकर आओ, इसकी जगह कार्बन और हाइड्रोजन की जगह आप कुछ और भी लेकर आओ। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी लेकर आते हो तो उनको एलिफैटिक बोल देते हैं। वेयरएज अगर मैं बात करूं अपने एरोमेटिक स्पीशीज की, तो एरोमेटिक के बारे में आप थोड़ा और जानोगे, थोड़ा अच्छे से जानोगे कब, जब आप अपनी 12th क्लास में आ जाओगे तब। तो एरोमेटिक की अपनी कैटेगरी होती है, पहले होता है बेंजीनॉइड, दूसरे आते हैं नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड का क्या डिफरेंस होता है, जो स्ट्रक्चर बेंजीन जैसे दिखे उनको बोल देते हैं बेंजीनॉइड, और जो स्ट्रक्चर बेंजीनॉइड जैसे नहीं है उनको बोल देते हैं नॉन बेंजीनॉइड। इसी के साथ वी हैव अनदर कैटेगरी जो कहती है क्या, वी हैव हेट्रो बेंजीनॉइड, मतलब बेंजीन तो है पर उनके साथ बेंजीन के अलावा कुछ और भी है। जैसे अगर आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया जाए तो बेंजीन कुछ इस प्रकार की दिखती है, और सर्टेन केसेस के अंदर या फिर टू बी स्पेसिफिक जनरेट करने के लिए हम बेंजीन को कुछ ऐसा बना देते हैं। अगर ये हो गया आपका नॉर्मल बेंजीन, सपोजिटली ये हो गया आपके पास अपना नॉर्मल बेंजीन, इस बेंजीन को अगर मैंने रख दिया ऐसे तो ये नॉन बेंजीनॉइड हो जाएगा, और इसी बेंजीन को अगर मैंने रख दिया ऐसे कुछ ऐसे रख दिया तो ये हेट्रोमॉलिक्यूलर हो जाएगा, पर ये आएगा एरोमेटिक स्पीशी में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कार्बन, ये समझ पा रहे हो ना कि ऑल दिस प्लेसेस आर कार्बन ओनली, और ये बॉन्डिंग है, और बची हुई स्पीशीज आप कैसे सेटिस्फाई करोगे, जैसे
दिस इज मेकिंग 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड, बचा हुआ H, सब पर एक एक H आ जाएगा। यहाँ पर लगा है इंस्टेड ऑफ कार्बन वी हैव ऑक्सीजन ओवर हियर, ऐसा भी हो सकता है। इंस्टेड ऑफ कार्बन आप यहाँ क्लोरीन लगा दो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ आप N लगा दो, यहाँ आप O लगा दो और ऐसे बना दो। तो अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, मतलब अगर आप चीज़ों को रिप्लेस कर रहे हो विद दैट ऑफ ऑक्सीजन, विद दैट ऑफ नाइट्रोजन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उनको बोला जाता है क्या, हेटेरो स्पीशीज। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके सीरीज की। अब इसी के बाद आती है हमारी बारी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या भला है? होमोलोगस सीरीज कुछ नहीं है, आप अपनी क्लास 10th में पढ़ के आए हो क्या, कि अगर आपको किसी को नेम करना है, जैसे कि मुझे नेम करना है अपने एल्केन्स को, या मुझे नेम करना है अपनी एल्कीन्स को, या फिर हो सकता है मुझे एल्काइंस को ही नेम करना पड़ जाए। ठीक है, अगर इनमें से मुझे किसी को भी नेम करना पड़ रहा है तो मैं उसके सफिक्स और प्रीफिक्स डिसाइड करती हूँ। प्रीफिक्स में तो वो नंबर आ जाता है जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और उसके टर्म्स आप लिख सकते हो सबके केसेस में। वेयर एज सफिक्स की अगर मैं बात करूं, प्रीफिक्स का मतलब है जो आ रहा है पहले, नाम के पहले। सफिक्स का मतलब है जैसे सरनेम होता है तो सफिक्स वैसे जो आ रहा है बाद में, जैसे सरनेम आप नाम के बाद लगाते हो, एस फॉर सरनेम, एस फॉर सफिक्स, तो वैसे ही ये कुछ सिनेरियो है। अब अगर आप एल्केन के बारे में बात करते हो, अगर आप एल्केन के बारे में बात करते हो, तो एल्केन के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? हाँ, क्या कर दिया है? अगर आप एल्केन के बारे में बात करते हो तो एल्केन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं सफिक्स में? सफिक्स में हम लगाते हैं क्या, एन। वेयर एज अगर हम वही बात करें अपने एल्कीन्स के बारे में, तो एल्कीन्स में सफिक्स में हम लगाते हैं इन और यहाँ हम लगाते हैं आइन। जैसे कि मुझे इसकी पहली टर्म बनानी है, अगर मुझे इसकी पहली टर्म बनानी है तो हाउ विल आई मेक माई फर्स्ट टर्म? जैसे कि मेरा पहला टर्म आएगा क्या, CH4, और पहली टर्म पर अगर कार्बन के नंबर 1 है तो आप लगाते हो मेथ, और सफिक्स में क्या, प्रीफिक्स में क्या लगाना है, मेथ, और सफिक्स में क्या लगेगा, एन, तो ये बन जाएगा आपका मीथेन। सिमिलरली अगर मुझे इससे और आगे अपनी सीरीज को बढ़ाना है तो मैं और क्या लगा सकती हूँ, जैसे कि CH4 था तो CH4 की जगह अब मुझे CH3 करना पड़ेगा, और इसके बाद मुझे एक और CH3 लगाना पड़ेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दो आ गए, दो कार्बन एटम का मतलब क्या हो गया, H, और ये किसकी सीरीज चल रही है, एन की, तो ये नाम बन जाएगा क्या, ईथ एन। ऐसे ही अगर 3 आ जाते हैं तो यह क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, एक पर्टिकुलर चीज़ को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो विद 1 CH3 मॉलिक्यूल, देखो हर उसमें एक एक CH3 मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में एक CH3 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में एक CH3 ऐड हुआ, तो जब कोई डिफरेंस आ जाए आपके में एक एक CH3 ऐड करने का, तो बस उसी से बन जाती है आपकी क्या, होमोलोगस सीरीज। वहीं आप एल्कीन के लिए बना सकते हो, एल्काइंस के लिए भी आप बना सकते हो। बस याद रखना जब आप एल्काइन के लिए बनाओगे पहली टर्म तो वो होती है एसिटिलीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं तो वो आप साथ साथ चलते चलते पढ़ लोगे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनकी होमोलोगस सीरीज क्या होगी, जैसे आपके क्वेश्चन में भी है एक, लेट मी शो इट टू यू। हाँ, here the question we have, this question over here,
ड्रॉ द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज बिगिनिंग विद, पहली सीरीज के लिए ये दे रखा है HCOOH। HCOOH है मतलब पहला अगर COOH है, अगला बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, एक CH3 जोड़ दो इसके अंदर। उससे अगला बनाने के लिए CH3 CH2 COOH, मतलब कि मुझे खाली CH3 ऐड करते रहना है, इसके और इनके बाद CH3 ऐड करते रहो। इसके बाद अगर मुझे CH3 ऐड करना था तो मुझे ऑब्वियसली एक जगह खाली करनी पड़ेगी। यहाँ तो सब बैलेंस्ड है ना, तो जब मुझे एक जगह खाली करनी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा? व्हेन आई विल हैव टू एम्प्टी अ प्लेस, तो मुझे करना पड़ेगा हाइड्रोजन को रिमूव। हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये बना CH2 और न्यू टर्म हमने ऐड कर दी CH3। सिमिलरली अब मुझे और आगे एक और सीरीज ऐड करनी है, तो मुझे यहाँ से भी H को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो ये है बैलेंस्ड। तो हम क्या करेंगे, CH3 यहाँ वाले को लिखेंगे यहाँ पर CH2 और बचा हुआ एज इट इज। और इससे अगला अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, यहाँ से भी एक कार्बन कम करना पड़ेगा, तो CH2 1 2 3 1 2 लाइक दिस वी विल बी फॉर्मिंग। मतलब पहले ये था बैलेंस्ड, क्या ये बैलेंस्ड है? बिल्कुल है। तो आप क्या करो, यहाँ से रिमूव करो हाइड्रोजन और ऐड कर दो क्या, CH3, वही तो हमने किया। फिर अब क्या करो, बैलेंस्ड है तो यहाँ से रिमूव करो, सिर्फ रिमूव व्हाट, ओनली वन हाइड्रोजन, ओनली वन हाइड्रोजन। जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो आपकी सीरीज बन के आएगी कुछ ऐसे। फिर यहाँ वाले से इस वाली टर्म से आपको एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, फिर इस वाली टर्म से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है और फिर इस वाली टर्म से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, ताकि आप अगली होमोलोगस सीरीज बना पाओ। तो सिमिलरली आप इसके बना लोगे आई होप। कैसे? जैसे ये है CH3CO CH3, तो आप क्या करोगे, CH3 CH2 CO CH3। अगली बनाएंगे तो CH3 CH2 CH2 CO CH3। उससे अगली CH3 CH2 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 CO CH3 एंड दिस गोज ऑन। अब यहाँ वाली बनाओगे आप अपने होमवर्क में। आई होप आपको होमोलोगस सीरीज बनानी आ गई होगी। सिमिलरली अगर हमारे और क्वेश्चन देखें, अगर कुछ और कर पा रहे हैं हम या नहीं। ये बोल रहे हैं बताओ भाई पाई और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, C6H6 बनाना है, तो C6H6 कैसे बनेगा? C6H6 का बनना तो भाई ऐसे होगा, यहाँ H सारे में H H H H। Now we can count the number of sigma bonds 1 2 3 4 5 6 and 7। तो यहाँ बता देना आप 7 सिग्मा बॉन्ड है, पाई तो अभी है नहीं। Oh sorry, they are saying C6H6 not C2H6। C6H6 बना देते हैं और CH2Cl2। देखो दे आर सेइंग C6H6 का बना दो, तो भाई C6H6 को तो हम बेंजीन बोलते हैं, जहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, बचे हुए तो जोड़ने पड़ेंगे ना हाइड्रोजन से, बचे हुए जोड़ दो। हाइड्रोजन सबके पास एक एक है, अभी देख कर आए बिल्कुल। नाउ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड्स। ये कह रहा है अब बनाओ CH2Cl2, मतलब कि कैसे, कार्बन के पास तो 4 वैलेंसी होती है, 2 जगह पर लगाओ Cl, 2 जगह पर लगाओ H। क्या आप काउंट कर लोगे सिग्मा कितने हैं पाई कितने हैं? यहाँ देखो अगर मुझे सिग्मा काउंट करने हैं तो सिग्मा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, और भी है सिग्मा 7 8 9 10 11 एंड 12 सिग्मा बॉन्ड्स है, और पाई कितने हुए? अगर मुझे पाई बॉन्ड मैच करने हुए अपने, तो ये हुआ पाई आपका, ये भी पाई और ये भी पाई। ठीक है, तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो। यहाँ तो सब सिग्मा ही है, 1 2 3 एंड 4, ऑल 4 सिग्मास। और क्या पूछा है, और किसके बारे में पूछ रहे हैं? ये वाला स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने के लिए बोल दिया जाए, जैसे हम बना लेते हैं CH2 CH, कैन यू नॉट काउंट द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए।
और पाई बॉन्ड आपका एक ये बैठा और एक पाई बॉन्ड आपका ये बैठा, तो आप ऐसे काउंट कर लेना। इसमें बचे हुए भी आप बना ही लोगे जहाँ तक मुझे विश्वास है आपके ऊपर। कैसे भी कह रहा है CH3 मतलब 1 2 and 3 H और H एक जुड़ा है N से, और यहाँ है NO2 मतलब NO2। यहाँ पे आप काउंट कर लोगे अपने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। तो बस आपको यही काम करना था। और कुछ है हमारे हिसाब से क्वेश्चन तो हम ये कर चुके हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना तो बहुत आसान काम हो गया ना आपके लिए। देखो एक कार्बन है डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब sp2 है, एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं मतलब sp है, और ऑक्सीजन की तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है तो यहाँ के कार्बन की हुई आपकी कितनी sp3, यहाँ के कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया तो sp2, और यहाँ के कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बनाया तो sp2। सिमिलरली बाकी आप कर लेंगे खुद से, नन ऑफ माई बिजनेस नाउ। अगर ये पूछे बेंजीन में, जैसे इन्होंने लास्ट में पूछा है बेंजीन के हर कार्बन की कितनी, तो देखो हर कार्बन पर अगर आप जा करके बैठोगे ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये सब कार्बन ही तो है, और हर कार्बन के बीच में आपको दिखेगा एक डबल बॉन्ड घूमता हुआ, और जहाँ आपको दिख जाए डबल बॉन्ड घूमता हुआ वहाँ हो जाती है कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बस आपको इतना काम करना है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पूछ रहा है, आइसोप्रोपाइल, चलो ये ठीक है, पहले आपको बनाना सिखा देते हैं फिर वी कैन कवर अप दिस। आते हैं अपने क्वेश्चन बैंक की तरफ। क्वेश्चन बैंक तो हम कर चुके हैं अपने प्रॉपर्टी की तरफ। अब आपको बताते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के लिए अच्छा नॉमेनक्लेचर के लिए आपकी बुक के अंदर बहुत सारे रूल्स लिखे हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो अगर हम उन्हीं रूल्स को पढ़ लेंगे तो आवर थिंग विल बी डन। हाँ, तो यहाँ से देखो, अगर हम बात करते हैं अपने IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर की, तो यहाँ पर लिखा है कि जब भी आप बात करोगे अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर की, आपके पास कोई भी चेन हो सकती है, कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर आपके पास फैला हुआ हो सकता है। तो ये जो येलो स्ट्रक्चर है इसको बोल देते हो आप पेरेंट, और इनके ऊपर जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे कि अलग सा ग्रुप, जैसे Br अलग है, OH अलग है, ये CH3 तो अलग नहीं है, CH3 तो कार्बन का ही पार्ट है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड ग्रुप्स को आप ग्रुप नहीं मानते। फंक्शनल ग्रुप हमेशा उस चीज को माना जाता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से हटके कुछ अलग होता है, जैसे कि OH हो जाए आपका, या फिर आप बोलो NO2 हो जाए, या फिर आप बोलो CHO हो जाए। CHO एक टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है वो ग्रुप जिनकी वजह से अगर आप उनको पेरेंट रिंग पर जोड़ देते हो तो क्या होगा, पेरेंट रिंग पर जोड़ने पर आपका जो होल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि उसके अंदर आ जाएंगे उसके चेंजेस। तो बस उसी चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए जो है आगे चीज़ें जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि इन्हीं को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी अटैच हुए जा सकते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप नहीं है वो किसका पार्ट होता है, वो ब्रांच का पार्ट होता है। जैसे कि आपका यहाँ पर जो पार्ट है ब्रांच का वो है मिथाइल ग्रुप। इसको मैंने क्यों बोला कि ये मिथाइल ग्रुप है, मैंने कल आपको बताया था कि इसको बोलते हैं हम मीथेन, और मीथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, हाइड्रोजन क्यों रिमूव किया जाता है, ताकि हम उसको ऐड ऑन कर पाए। तो अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव कर देती हूँ तो यही चीज़ बन जाती है आपकी क्या, मिथाइल, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोस को बोलते हैं क्या, ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर हुआ। अब बात आती है इसकी नेमिंग की, तो हम नेम कैसे करेंगे। सपोजिटली आपके पास कोई भी एक नॉर्मल सी चेन है, एक सिंपल चेन है, तो सिंपल चेन को नेम देने के लिए, सिंपल चेन को नेम देने के लिए आप क्या करोगे, आप चेन की नंबरिंग करोगे। नंबरिंग करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा नंबर उस तरीके से करो कि जहाँ पर आपकी ब्रांच आ रही है वो पहले ही नंबर पर आ जाए, मतलब पास ही के नज़दीकी नंबर उसको मिल जाए। जैसे कि मैं अगर नंबरिंग करती हूँ तो मेरे पास दो तरीके हैं, तो मैं ऐसे करूँ 1
2 3 4, या फिर मैं क्या करूं 1 2 3 4, यहाँ पर ये ब्रांच भी बन सकती है या फिर यहाँ पर ये भी ब्रांच बन सकता है, आपको वो देखना है, ठीक है। तो लगातार जो आ रहे हैं रिंग वो बनेगी, सॉरी पेरेंट एटम वो बनेगा जो लगातार आ रहे हैं। जैसे अगर मैंने नंबरिंग करी 1 2 3 एंड 4, तो ये आपकी कहलाई जाएगी ब्रांच, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जब भी आप नंबरिंग करोगे तो आपकी जो ब्रांच होनी चाहिए उसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। क्या सबसे छोटा नंबर ब्रांच को मिल सकता है? अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो शायद मिल जाए। देखो कैसे मिलेगा सबसे छोटा नंबर ब्रांच को। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4, बिल्कुल मिल रहा है सबसे छोटा नंबर। 2 छोटा ही तो नंबर है एज कंपेयर टू 1 2 3, 2 एक छोटा नंबर है। तो आप जो नंबरिंग करोगे वो करोगे 1 2 3 एंड 4। तो पेरेंट एटम तो बन गया आपका 4 का। 4 का मतलब क्या होता है, अगर आपको 4 लिखना है तो आप क्या लिखते हो क्वाड में, क्वाडेन या फिर, ठीक है। तो उसके बाद अब आप क्या करोगे, उसके बाद आप देखोगे आपकी ब्रांच किस पर बैठी है, तो जहां आपकी ब्रांच बैठी है उसका नंबर लिखोगे। नंबर लिखने के बाद आप बनाओगे एक डैश, जहां पर ब्रांच बैठी है उसका नंबर लिखोगे और डैश बनाओगे। अब आप लिखोगे अपनी ब्रांच का नाम। इन वाले टर्म्स की ब्रांच का नाम क्या होता है, मिथाइल। मीथेन नहीं, इन वाली टर्म्स का जो नाम होता है दैट इज मिथाइल। और फिर इन सब के बाद आप अपनी क्या करो, पेरेंट कार्बन का नाम लिख दो। पेरेंट जो कार्बन चेन थी उसमें 4 ग्रुप थे, मतलब क्वाड या फिर ब्यूट, जो भी आप लिखना चाहो, ब्यूट लिख दो। और ये लिखने के बाद फिर आप देखो सबके सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हो ए। तो इस प्रकार आप अपना नाम लिख सकते हो। वहीं ये आपके लिए होमवर्क में है, जहाँ पर पहले आप देखोगे क्या ब्रांचिंग कहाँ से शुरू करें। यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन है, और बना के देख लेते हैं। और अगर हमने बनाया तो हम चलेंगे यहाँ से 1, दूसरा पेन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से चले 1 2 3 4 5, ये तो छोटी हो गई, ग्रीन वाला तो नहीं लेंगे क्योंकि ये 6 से कम है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, ये भी छोटी चेन है। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है वो कौन सी निकली, रेड वाली। तो आप रेड वाली के साथ कंपैरिजन करोगे और चीज़ें बनाओगे। फिर यहीं पर इसी के साथ जो आपका अगला सिनेरियो आता है वो आता है टाइप्स। इनके अंदर कुछ टाइप्स भी आ जाते हैं, जैसे कि क्या टाइप्स आए भाई आपके में टाइप्स आए हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे अगर दिख जाए आपको कोई एल शेप बनाता हुआ या 7 बनाता हुआ, ऐसे दिख जाए, ऐसे दिख जाए, ठीक है। तो ऐसी शेप को आप क्या बोलते हो, आइसो। ऐसी शेप के बाद क्या लगा देते हो, आइसो। और गिन लेना कितने कार्बन है, तो वहीं से प्रोपाइल ब्यूटाइल जो भी बनाना चाहो वो बना लो। अब सेकेंडरी प्राइमरी और टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी समझने के लिए आप देखो क्या करो, आपने कार्बन बनाया। अगर एक कार्बन खाली एक ही कार्बन से जुड़ा है, अगर ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। वेरास अगर ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं सेकेंडरी। और वहीं अगर ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं टर्शरी। ये आपको उम्र भर याद रखना है। जब जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता होना चाहिए कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी। तो हमने देखा प्राइमरी खाली एक कार्बन से जुड़ा रहता है, या एक होता है 0 डिग्री जो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन। ये होता है प्राइमरी, ये होता है सेकेंडरी, और ये होता है आपका टर्शरी, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं टर्शरी। और अब क्या हो अगर मैं अपने कार्बन को चारों ही तरफ कार्बन से जोड़ देती हूँ तो ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, तो ऐसे कार्बन को बोलो आप अपने नियो कार्बन्स। अगर ऐसे कार्बन आते हैं जो चारों ही तरफ से घिरे हुए हैं
कार्बन से, तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं नियो कार्बन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देयर इज क्वाइट अ नॉइज। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा है, टर्शरी तीन कार्बन से जुड़ा होगा, एक ही कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा होगा, और वहीं पर आपका आता है नियो कार्बन जो चारों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है। ऑल्सो जैसे ही आपका टर्शरी कार्बन है, जैसे ही आपका टर्शरी कार्बन है, इसके जो साथ में कार्बन लगे हैं, लाइक दिस कार्बन ऑफ योर्स, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, ये है ही प्राइमरी, क्योंकि ये तो खुद ही एक से जुड़े हैं ना, तो ये तो प्राइमरी कहलाए जाएंगे, ये प्राइमरी कहलाए जाएंगे। टर्शरी वो कहलाया जाएगा जो कि तीन कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा। ठीक है, देन वी हैव, ओके, अब आप कैसे नेमिंग करनी है, अब नेमिंग के रूल्स जानो। पहला रूल है, आपको सबसे लॉन्ग चेन ढूंढनी है, आपको चेन मिलेगी, आपको सबसे लंबी से लंबी चेन बनाने की कोशिश करनी है। पहला रूल कहता है आपको बनानी है सबसे बड़ी वाली चेन। चेन बनाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही चेन के अंदर आपको ब्रांचिंग दिखेगी, आपको जो दूसरा काम करना है वो ऐसा करना है कि जो ब्रांच निकल रही है, जिस कार्बन से ब्रांच निकल रही है, उस कार्बन को आप छोटा नंबर देने की कोशिश करो। मतलब आप अपनी चेन वहीं से शुरू करो जहां पर कार्बन की ब्रांच निकल रही है। तो इसका मतलब हो गया क्या, नंबरिंग डन इन सच अ वे दैट ब्रांच कार्बन गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। इसी के बाद तीसरा जो आपका बॉन्ड आता है, या तीसरी जो आपकी चीज आती है, वो कहती है कि अगर 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 आपके कार्बन में कहीं पर भी ब्रांचिंग के ऊपर नेम लगे हुए हैं, तो आप ब्रांचिंग को कैसे दोगे। जैसे मेरे पास कोई कार्बन है और जैसे मेरे पास कार्बन है, कार्बन की चेन है ये पूरी, देखो तो चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है यहाँ पर। तो या फिर ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप 9 कार्बन की एक चेन बना लो। 9 कार्बन की, अब जब आप 9 कार्बन की एक चेन बना लोगे, तो 9 कार्बन की चेन बनाने के बाद पहले आपने सबसे बड़ी वाली चेन बना ली। चेन बनाने के बाद आप दो ब्रांचिंग को ऐसी पोजीशन जिसके ऊपर ब्रांचिंग आए कम, मतलब यहाँ पर 2 पोजीशन और यहाँ पर 3 पोजीशन आपने ब्रांचिंग को दे दी। अब देखना है आपको, यहाँ भी एक ही ब्रांच है, यहाँ भी एक ही ब्रांच है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हो। नंबरिंग देने के बाद आपको क्या करना है, जब आप इसका ब्रांच का और इसका ब्रांच का नंबर लिखोगे, नाम लिखोगे, तो आप पेरेंट का तो नाम सबसे लास्ट में लिखते हो, उससे पहले आप लिखोगे ब्रांच, और ब्रांच के बीच में होगा नंबर। जैसे कि मेरे 2 पर आ रहा है मिथाइल, तो 2 हाइफन लगाना है और फिर मिथाइल लिखना है, और फिर इसके बाद क्या आ रहा है मेरा इथाइल ग्रुप, तो 2 हाइफन इथाइल ग्रुप। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी ले जाते हैं। देखो, अगर आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेकर जाओगे तो आप यहाँ से करोगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पहले जो नंबर मिल रहे थे दे वर 6 एंड 2, अब जो नंबर मिलेंगे दे आर 4 एंड 8। तो अब आप बताओ कौन से नंबर छोटे, 2 6 या फिर 8 और 4। ये तो कोई भी बता सकता है, 2 और 6 छोटे, तो आपको नंबरिंग यहीं से करनी है। हाँ, और जो इसका नंबर पहले आ रहा है तो आप वहां से लिखोगे ऐसे, और उसके बाद आप लिख दोगे नॉन एन। और याद रखना, नॉन एन में कोई गैप नहीं होगा, आप इसको डायरेक्टली ही लिखोगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, सपोजिटली आपके पास कुछ ऐसा आ जाए जहां पर सभी कुछ सेम हो, तो आप क्या लिखोगे, जैसे कि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर भी और फोर्थ पोजीशन पर भी है तो मिथाइल ग्रुप, यहाँ तो डिफरेंट थे, अब है दोनों के सेम ग्रुप। जब दोनों के सेम ग्रुप आ जाए तो आप क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 2,4, दोनों नंबर साथ में लिख दो। और कितने मिथाइल आ रहे हैं, 2,4, 2 मिथाइल हुए, तो आप लिखोगे इसको डाई मिथाइल, और फिर आप पेरेंट चेन के बारे में लिख दो। फिर से देखो, अगर यहाँ पर 2 है, सेकेंड पोजीशन पर भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पर भी मिथाइल, तो 2,4 नहीं लिखेंगे। अब इसको, हमारे पास 3 मिथाइल है, तो हम लिखेंगे क्या, 2, 2, 4
हाइफन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल क्यों? क्योंकि 3 है। लाइक दिस यू विल कंटिन्यू। फिर इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो कहता है क्या? लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग इन द फर्स्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो सबसे पहले उसको दो नंबर जो अल्फाबेट में सबसे पहले आता हो। बताओ यहाँ पर मिथाइल आता है या इथाइल आता है? मिथाइल आता है या इथाइल आता है? तो ऑब्वियसली ई पहले आएगा आफ्टर एम, ई पहले आएगा और एम आएगा बाद में। तो उस हिसाब से नंबर छोटा मिलेगा ई वाले को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैचेस टू द रूट एल्केन इज नंबर्ड एज 1, तो इसको एग्जाम्प्लीफाई आप कैसे करोगे? मतलब अगर आपके पास कोई कार्बन एटम है और उसके पास कोई ब्रांचेस है, तो आप यहाँ पर अगर कोई भी जगह खाली रहती है तो ऐसे में YL ग्रुप लग जाता है। ये तो हम सीख के आए हैं। जैसे CH4 था, CH4 को आपने CH3 बना दिया, तो हम इसको मिथाइल बोलते हैं ना, मिथाइल इंस्टेड ऑफ व्हाट? इंस्टेड ऑफ मीथेन। ठीक है, आइल ग्रुप लग जाता है, तो वो यही कह रहे हैं। फिर इसी के बाद आपके जो है स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं खत्म और अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप जो है चीज़ों को दे सकते हो ना। जैसे ये बोल रहे हैं आप IUPAC लिख दो जरा इन सब की। और हाँ, जब आप साइक्लिक के बारे में बात करोगे तो बस आपको क्या लगाना है? आपको पहले से लगा देना है साइक्लो, और कुछ नहीं करना, सिर्फ साइक्लो। और ये देख लेना कहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा है, उसको आप नंबर दोगे 2। कैसे? आप बोलोगे ब्रांचिंग ज़्यादा कैसे पता चलेगी? देखो ये कार्बन है, यहाँ बैठा है कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2। और ये वाला जो कार्बन है जो यहाँ बैठा है, ये खाली जुड़ा है सिर्फ एक कार्बन से जो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है। तो इसका मतलब है हम सेकेंडरी कार्बन को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, टर्शरी को उससे ज़्यादा और प्राइमरी को सबसे कम। इसका मतलब ये है, इसीलिए हमने सीखे थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन एटम्स। इसी के साथ आ जाओ, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर के, फिर आई लेट यू फ्री। IUPAC बोल रहा है। अब देखो ऐसे स्ट्रक्चर को हम अभी सीख कर आए हैं कि हम ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंजीन। जब ये हो गया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर तो यहाँ पर ब्रांचिंग हो रखी है, तो जब बेंजीन के ऊपर ब्रांचिंग हो रखी है तो हम इसको डायरेक्टली बेंजीन तो नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। 6 तो ये हो गया। अब यहाँ पर 1 पर कौन लगा हुआ है? कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो आप लिखोगे 1 प्रोपाइल बेंजीन। इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोपाइल लिखा है, प्रोपेन नहीं लिखा, प्रोपाइल लिखा है क्योंकि ये कार्बन के लिए एक एच हटाया होगा ताकि बेंजीन से जुड़ पाए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आ जाओ। ऑल्सो हमारे पास जब फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम भी होते हैं। जैसे कि आपको फंक्शनल ग्रुप के नाम दिखा दें अगर, यहाँ पर ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा किस फंक्शनल ग्रुप के क्या नाम है। जैसे अगर एल्डिहाइड लगा हुआ है तो आप हेलो ग्रुप लगाओगे, एल्कोहल के लिए OH, CHO, CO, CN, ROR, ये सब आप सीख कर आए हो अपनी 10th क्लास में। आई नो 10th की NCERT में ये सब कुछ है, आप वहाँ से सीख कर आए हो, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहीं से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मार्क कर लेना आप अपना पेज नंबर 267, जो कि आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी दे देगा कि आपको कहाँ क्या लगाना है। आ जाओ अब लगाते हैं अपने ग्रुप्स को। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर देने के लिए वो भी आपकी बुक में मेंशन है क्या ऑर्डर है, तो आप वो भी लगा सकते हो। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जब हमने यहाँ से शुरू किया तो ऐसे आपके 5 कार्बन आ गए। तो 1 पर है साइनो, साइनो ग्रुप बोलते हैं, वैसे तो ये नाइट्राइल ग्रुप है और इसको बोल देते हैं साइनो। तो आप लिखोगे क्या? 1 साइनोपेंटेन, 1 साइनो 3 पर है मिथाइल ग्रुप, 1 साइनो 3 मिथाइल पेंटेन। सिमिलरली अगर यहाँ की बात करें तो अगर मैंने बताया 1 2 3 4
5 6, ये तो छोटी रिंग है। दूसरी रिंग देखें अगर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। दूसरा काम क्या करेंगे, जहाँ ब्रांचिंग है वहाँ कम नंबर होने चाहिए, तो देखो सेकंड पर ही तो है ब्रांचिंग, तो ठीक है, नंबर तो ठीक दिया है हमने। फिर इसके बाद क्या करोगे, अब नेमिंग कर दो। कहाँ मिथाइल आ रहा है, 2 पर मिथाइल आ रहा है और 5 पर, तो 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पर हमारे जुड़े हैं हेलो ग्रुप्स। जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हेलो ग्रुप्स जुड़े हैं, तो हेलो ग्रुप्स के लिए तो हम हैलाइड का यूज करते हैं। जैसे कि आप इसको नंबर दो, कैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तीसरे पोजीशन पर एक पर तरफ क्लोरीन है, एक तरफ ब्रोमीन है, तो 3 लिखो क्लोरो, फिर लिखो 3 ब्रोमो, और इसी के आगे कंटिन्यू होगा। मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी इसलिए नहीं लिख पा रही हूँ, आप यही लिखोगे क्या, हेप्टेन। सब में सिंगल बॉन्ड है ना, तो हेप्टेन लाइक दिस। अब देखो फिर से, हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर में ऐसे ग्रुप को सबसे पहले पोजीशन मिलेगी, कीटोनिक ग्रुप को, अल्कोहलिक ग्रुप को, साइनो ग्रुप को, इन सबको पहले पोजीशन मिलेगी एज कंपेयर टू हेलाइड ग्रुप। ये ऑर्डर आपकी बुक में है तो आप वहीं से देखेंगे। तो हम इसको हम इसको नेमिंग करेंगे कैसे, वी कैन नेम इट लाइक we can name it like 1 2 3 and 4। तो आप लिखोगे क्या, 4 क्लोरो, और कितने हैं, 4 है ना, सॉरी दिस इज नॉट कार्बन, तो 3 क्लोरो। 3 पर आप लिखोगे क्लोरो, 3 पर है क्लोरो, 3 क्लोरो, और फिर बचे हुए कितने हैं, प्रोपेनल। प्रोपेनल, नल क्यों, अल क्यों लिखा है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप को तो एल लिखते हैं ना, इसलिए अल। ऐसे ही आप यहाँ कर दोगे 1 and 2, तो यहाँ मिलेगी प्रायोरिटी, जिसके साथ ये जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप को मिलती है प्रायोरिटी। तो ये हुआ आपका 1, ये हुआ आपका 2, तो आप लिखोगे क्या, 2,2 डाइक्लोरो इथेनॉल। इथेन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ तो OL जुड़ा है, अल्कोहल को बोलते हैं OL, तो OL जुड़ा है, तो ऐसे आप लिखोगे अपने नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द नॉमेनक्लेचर। और ये और आप कर सकते हो कि इनका IUPAC ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको इन्हें लिखना है। जैसे 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, तो पहले आप क्या बनाओगे, पेंटेन की रिंग बनाओगे 1 2 3 4 5, और 2 पर बोल रहा है डाइमिथाइल है, तो यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, बन गया आपका ये ग्रुप। और 2 डाइमिथाइल पेंटेन, ये तो कुछ नहीं होता, ये तो गलत होता है, इसको काट दो। ये बोल रहा है 2,4,7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ये तो ठीक है, या फिर 2,5,7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। तो बताओ ये वाला ज्यादा प्रेफर दोगे या ये वाला ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, जिसके ऊपर कम नंबरिंग है हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। 4 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन और 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, बताओ 4 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन और 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, किसको प्रेफरेंस दोगे। तो ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो करना है होमवर्क में, आप बना के देखोगे इनके स्ट्रक्चर्स और बाकी का काम आप करोगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, आपको सिर्फ अपनी बुक रीड करनी है, ज़्यादा कुछ होता तो मैं बता भी देती, बट दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग। तो आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा कि कैसे कैसे आप नॉमेनक्लेचर करोगे। वी कैन प्रैक्टिस मोर ऑफ द क्वेश्चन सो दैट आपके जो माइंडसेट है दैट रिमेन्स इंटैक्ट विद द practicing of these questions. So till then, stay blessed and keep watching.